नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का कर बकाया है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास भी इसमें शामिल है। बार बार नोटिस जारी होने के बाद भी नहीं जमा कराया गया टैक्स और गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड को भी नहीं मिल पा रहा है। बजट की कमी से ये तमाम विभाग जूझ रहे हैं। छावनी बोर्ड से कर की उम्मीद भी है, तो बार बार नोटिस के बाद भी टैक्स नहीं जमा कराया गया है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा। कई सरकारी भवनों पर करोड़ों का कर बकाया है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास भी इसमें शामिल है। बार बार नोटिस के बाद भी टैक्स नहीं जमा करवाया गया। गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड को नहीं मिल पा रहा है टैक्स को लेकर कोई जानकारी। बजट की कमी से जूझ रहे हैं छावनी बोर्ड और टैक्स को लेकर ये अहम जानकारी सामने आई। कई सरकारी भवनों का करोड़ों रुपए का टैक्स अभी बकाया है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास इसमें शामिल है, तो बार बार नोटिस भी जारी किया जा रहा है, उसके बावजूद टैक्स नहीं जमा करवाया गया है। गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड को अभी तक इस पूरे मामले पर कोई जानकारी नहीं। तो टैक्स को लेकर एक बार फिर से अफरा तफरी का ये माहौल है। सीएम आवास और राजभवन के टैक्स भी नहीं जमा करवाए गए हैं, जिसको लेकर बार बार नोटिस भी जारी करवाया गया। उसके बावजूद राजभवन और मुख्यमंत्री आवास का टैक्स नहीं जमा कराया गया है और कई ऐसे सरकारी भवन हैं जिनके टैक्स अभी बकाया हैं, जिसको लेकर नोटिस भी जारी किया जा रहा है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास भी इसमें शामिल। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है? कई ऐसे सरकारी भवन हैं जिनके टैक्स नहीं जमा करवाए गए हैं अभी तक। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय जो गढ़ी कैंट जो छावनी बोर्ड है वो अपने ये कह सकता है कि आर्थिक बजट की कमी को लेकर जूझता हुआ नजर आ रहा है और उसका जो सहारा इस समय कहा जा सकता है वो जो हाउस टैक्स जमा किया जाता है, जो भवन के कर जमा होते हैं, वो सबसे बड़ा सहारा यहाँ पर है। लेकिन कई ऐसे सरकारी भवन इस समय गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड के अंतर्गत है जिनका करोड़ों रुपए का कर अभी बकाया और उनकी तरफ से वो कर जमा करने का काम अभी तक नहीं किया गया। कई बार पत्राचार यहाँ पर हो चुका है, संबंधित विभागों को पत्र यहाँ पर भेजे जा चुके हैं, लेकिन ना तो सरकारी भवनों की तरफ से कोई यहाँ पर कर जमा करने की कोई कार्रवाई यहाँ पर की गई और ना ही संबंधित विभाग की तरफ से उन पत्राचारों का कोई जवाब देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बीजापुर गेस्ट हाउस, व्हाइट हाउस और इसके अलावा प्रेमनगर का जो संयुक्त चिकित्सालय, कई ऐसे नामी गिरामी सरकारी भवन यहाँ पर हैं जिनको ऊपर इस समय करोड़ों का कर बकाया, लेकिन उनकी तरफ से जमा करने का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया। अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री आवास की, तो मुख्यमंत्री आवास जो गढ़ी कैंट बोर्ड में आता है उसका 2009 से अभी तक का कर वहां पर जमा नहीं हो पाया है। इसके अलावा राजभवन का भी ये कह सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा का कर अभी बाकी है, उसको अभी जमा करने का काम नहीं किया गया। पूर्व में ये कर जब ये कह सकते हैं कि 23 लाख से ज्यादा का कर यहाँ पर पहुंच चुका था, तो उस दौरान ये कह सकते हैं कि जब इसको जमा करने की कार्रवाई शुरू हुई थी तो 2 चरणों में इसे जमा करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी, जिसमें 13 लाख रुपए तो कर के रूप में जमा करने का काम यहाँ पर किया गया था, लेकिन 10 लाख अभी भी राजभवन के ऊपर बकाया है। इसी प्रकार से प्रेमनगर का जो संयुक्त चिकित्सालय जो भवन है उसका भी 58 लाख से ज्यादा का बिल अभी कर के रूप में जमा नहीं हो पाया। उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग से कई बार पत्राचार यहाँ पर हो चुका है, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई इस दिशा में यहाँ पर लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार कई ऐसे सरकारी भवन है जहाँ लाखों का कर अभी भी बकाया है, वजह क्या बताई जा रही है? जी वजह बिल्कुल एक सीधे तौर पर समझे जा सकते हैं कि जो संबंधित विभागों की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली में कोई बदलाव अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जो पत्राचार यहाँ पर किए जा रहे हैं छावनी बोर्ड की तरफ से, ना तो उन पत्रों का कोई जवाब यहाँ पर दिया जाता है और ना ही कर को जमा करने को लेकर कोई कार्रवाई उनकी तरफ से आगे बढ़ाई जाती है। ये समझा जा सकता है कि सत्ता के हनक या सत्ता के नशे में ये लोग मदमस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से उनको करों को जमा करने का काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और ये सब चीजें खुलकर इसलिए निकल के सामने आ पा रही है क्योंकि छावनी बोर्ड में पिछले 2 साल से जो आम चुनाव जो वहां पर होते हैं, बोर्ड के जो चुनाव होते हैं वो वहां पर नहीं हो पाए और सिर्फ प्रशासकों की तरफ से ही वहां की जो कार्यनीतियां हैं उनको चलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी विकास के जो नए काम वहां पर होते हैं, नए चुनाव बोर्ड का गठन होने से जो विकास के काम वहां पर होते हैं
हैं, वो सब चीजें इस समय नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कर अगर नहीं जमा कराया जाएगा तो जो विकास के कार्य हैं उनमें भी देरी होगी और ऐसे में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि छावनी बोर्ड के अंतर्गत अगर बोर्ड को ही कर के रूप में मिलने वाला टैक्स जमा नहीं होगा तो फिर छावनी बोर्ड अपने छावनी एरिया में किसी भी प्रकार से जो विकास के काम होंगे उनको संचालित करने में असमर्थता जाहिर यहाँ पर कर सकता है। अगर छावनी बोर्ड असमर्थता जाहिर करता है तो फिर उस छावनी बोर्ड में जो विकास के काम होने चाहिए थे, जिसका लाभ वहाँ छावनी बोर्ड में रहने वाली जनता को मिल सकता था, वो वहां पर नहीं हो पाएगा। और अभी ये कह सकते हैं कि वर्तमान में गढ़ीकैंट जो छावनी बोर्ड है उस बोर्ड में विकास के कामों को लेकर बजट नहीं है और ऐसे में जो जनता की जो समस्याएं वहां पर है उन समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। और उसके पीछे की असल वजह यही कह जा सकता है कि जो लाखों करोड़ों का इस समय जो टैक्स अधूरा भवनों, सरकारी भवनों पर जो बकाया है वो उनकी तरफ से दिया नहीं गया और बजट की कमी से इस समय जो गढ़ीकैंट का जो छावनी बोर्ड है वो जूझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब सरकार को या प्रशासन को इन सब चीजों में संबंधित सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि जो सरकारी भवनों पर जो कर बाकी है उसको तय समय पर जमा किया जा सके और छावनी बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति इस समय कमजोर नजर आ रही है उसको मजबूत बनाने का काम यहाँ पर किया जा सके। ऐसा नहीं है कि ऐसे में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, लोगों को भी दिक्कत का सामना करना है, ऐसे में करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हुआ कब तक जो बकाया कर है उनको जमा करवाया जाता है। आप बने रहिए अभय हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, अग्निवीरों को राज्य सरकार की बड़ी सौगात, 2026 में रिटायर होकर प्रदेश लौटेगी पहली खेप। समूह ग के वर्दीधारी पदों में 10% आरक्षण देने पर विचार की जाएगी। उत्तराखंड मूल के अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन शुरू हो गया। इन पदों पर लिखित और मेडिकल टेस्ट भी होगा जो कि बेहद अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट में अग्निवीरों को छूट भी दी जाएगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, अग्निवीर की जो पहली खेप है वो 2026 में रिटायर होकर प्रदेश लौट जाएगी, इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही है? ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक देश का पहला राज्य अभी तक यूसीसी कानून लागू करने की दिशा में बनता हुआ नजर आया था, लेकिन अब दूसरी तरफ जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी सौगात देने का काम उत्तराखंड राज्य यहाँ पर कर रहा है। शासन स्तर पर और सरकार के स्तर पर इन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर शुरू हो चुका है कि जो अग्निवीर 2026 में रिटायरमेंट होंगे, उत्तराखंड मूल के रहने वाले ऐसे सभी अग्निवीरों को यहाँ पर उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की कवायद को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। सरकार की तरफ से जल्द ही इस विषय पर कोई उचित निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। शासन स्तर पर इन सब चीजों को लेकर विभागीय प्रस्ताव यहाँ पर तैयार हो सकता है, जिस पर कैबिनेट की मोहर लगाकर सरकार इन सब चीजों की घोषणा यहाँ पर अग्निवीरों के लिए जल्द यहाँ पर कर सकती है। अब ये कहा जा सकता है कि जो शासन के जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों को उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ समूह ग के दौरान, जो समूह ग के अंतर्गत जो भर्तियां यहाँ पर होती है, जिसमें वर्दीधारी भर्तियों को आप समझा जा सकता है कि जो सुरक्षा से जुड़ी जो भर्तियां, उसमें अगर उनको यहाँ पर सम्मिलित होने का काम अगर उनकी तरफ से किया जाता है तो उनको 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिल सकता है। शासन स्तर पर कवायद शुरू हो चुकी है और अभी ये कह सकते हैं कि इन सब बाबत ये जो छूट यहाँ पर देने की जो कवायद चल रही है, जिस पर मंथन हो रहा है, उसको लेकर सुझाव भी यहाँ पर लेने का काम सरकारी तरफ से किया जा रहा है। विधिक राय लेने का काम सरकारी तरफ से किया जा रहा है ताकि राज्य के ऐसे सभी अग्निवीरों को यहाँ पर समान काम मिल सके और जो उनकी उपयोगिता है, जो उनका अनुभव है, उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर मिल सके। उसके लिए ये सब चीजें कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जल्द ही शासन स्तर पर निर्णय लेने की बात यहाँ पर हो रही है और उम्मीद की जा सकती है कि सरकार की तरफ से अगले 6 महीने के भीतर इन सब चीजों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। जी बिल्कुल अभय, ऐसे में अग्निवीरों के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर भर्ती को लेकर सियासत की जा रही थी, विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन अब सरकार के द्वारा भविष्य की चिंता भी की जा रही है और अग्निवीरों के पुनर्वास पर मंथन भी किया जा रहा है। देखिए, इसे राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनको समूह ग की भर्तियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की कवायद यहाँ पर वर्दीधारी भर्तिकों के रूप में यहाँ पर की जा सकती है। अगर राज्य सरकार ये कदम यहाँ पर उठाती है तो फिर देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करते हुए नजर आएंगे और फिर जो विपक्ष के जो आरोप अग्निवीरों को लेकर लगते थे कि सिर्फ 4 साल की भर्ती के बाद उन्हें सेवानिवृत्त करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, ऐसे में
वो ना किसी दूसरे विभाग के भर्ती के योग्य यहाँ पर समझे जाएंगे, ना ही उनका कोई उपयोग यहाँ पर हो पाएगा। ऐसे में युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ इस अग्निवीर भर्ती के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अब उस पर विराम लगाने की कवायद यहाँ पर हो रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार के बातें यहाँ पर कही अग्निवीरों को लेकर, जो चीजों का संदेश देने का काम उनकी तरफ से किया गया, उसका अनुसरण उत्तराखंड राज्य यहाँ पर कर रहा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य कहा जाता है वीरों की भूमि, उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। उत्तराखंड के हर परिवार से कोई ना कोई देश की सेवा में जुटा हुआ नजर आता है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों का या सेना में जाने के लिए युवाओं की लड़क यहाँ पर देखने को मिलती है, उनको प्रेरणा यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसे में सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित ऐसे में सवाल ये है कि किन पदों पर इन अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और क्या कुछ उनकी योग्यता होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि लिखित और मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा, जो कि बेहद अनिवार्य बताया जा रहा है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर इन सब चीजों का आरक्षण यहाँ पर तैयार होता है, अगर उनको ये 10% आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से हरी झंडी यहाँ पर मिल जाती है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि समूह गौ के तहत जो वर्दीधारक जो पद यहाँ पर होंगे, जिनके लिए वो अप्लाई यहाँ पर करेंगे, उसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट उन्हें यहाँ पर होगा। लेकिन जो रिटर्न और फिजिकल मेडिकल टेस्ट में तो यहाँ पर उनका अनिवार्य यहाँ पर होगा, लेकिन जो फिजिकल टेस्ट की जो बाध्यता होती है, जो अर्हता होती है, उसमें छूट देने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। और ये बड़ी सौगात उन अपने वीरों के लिए भी की जा सकती है, क्योंकि जिस देश की सेवा करके, जिस देश का सेवा करने का काम उन्होंने किया है, उसके ही राज्य अब उन्हें यहाँ पर उनका भविष्य सुरक्षित करते हुए नजर आएंगे। और उत्तराखंड राज्य की तरफ से बड़ी कवायद या बड़ा मैसेज देने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ उनकी सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय इस दिशा में यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है वीरों की भूमि में अब अग्निवीरों के लिए खास इंतजाम किया जाएगा अब है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अग्निवीरों और युवाओं के भविष्य के लिए क्या कुछ कदम उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार उठाती है। बहुत शुक्रिया है आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में कृषि विभाग और उद्यान विभाग द्वारा विकासखंड गैरसेन के ग्राम सारकोट में महिलाओं को नैनो पैकेजिंग का यूनिट का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पैकिंग यूनिट यथा अचार, डब्बा बंदी, स्क्वैश बोतल को सील करना, लेबलिंग, बैंक सीलर से दाल पैकिंग, आचार पैकिंग, मसाला पैकिंग और हैंड सीलिंग मशीन से दाल पैकिंग, बेस्ट कोचिंग मशीन, फाइनल पैकिंग मशीन के ट्रेनिंग दिए गए हैं। और महिलाओं को कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। इस दौरान महिलाओं द्वारा पॉली हाउस और जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा, चैनिंग स्पेसिंग की मांग भी की गई। वहीं पिथौरागढ़ के विकासखंड गंगोली हाट क्षेत्र भ्रमण के दौरान सरकार शहीदों के परिवार के साथ तहत जिलाधिकारी द्वारा शहीदों के गांव का भ्रमण किया। इस दौरान ग्राम नाली शहीद नायक शंकर सिंह मेहरा के परिजन 70 साल के बुजुर्ग से मिलकर उनका हालचाल जाना और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं उनकी हर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। नई पहल प्रारंभ करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी शहीदों के गांव का भ्रमण करें। तो मैं सभी जो राज्य में, जो जनपद में जितने भी शहीद परिवार हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके गांव में मैं जा रहा हूँ और उन गांव में जाकर के शहीद परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि शहीदों के परिवारों की कठिनाइयों का शीघ्रता से समाधान हो, उनके हालचाल जाने जाएं। और पूर्व सैनिकों का भी इसमें सहयोग हम ले रहे हैं, तो इसी बहाने पूर्व सैनिकों से भी जो है मुलाकात होती है, उनसे संबंधित उनके समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये अभियान हमारा जो है अभी चलता रहेगा। आज ही मैंने लगभग 5 परिवारों से मुलाकात की है और 3 गाँव में भी मैं अलग से गया हूँ। तो इस कार्यक्रम को हम पूरे जिले में करेंगे, जिलाधिकारी के द्वारा शहीदों के गांव का भ्रमण। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करना है शहीद परिवारों के प्रति और उनकी शहीदों की याद को पुनः पुनर्जीवित करना है, उनको उनका स्मरण करना है।
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय न होने के कारण आने वाले एक सप्ताह तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान बताया जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आगामी एक सप्ताह के दौरान बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं है, यानी आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त पूरे प्रदेश भर में तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो आने वाले हफ्ता के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई गई है। तो तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं बारिश क्षेत्रों में लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग पौड़ी भी सतर्क नजर आ रहा है। पौड़ी कंडोलिया मैदान में परिवहन विभाग द्वारा फास्ट रिस्पॉन्ड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें वाहन चालकों, परिचालकों, नवयुवकों को ट्रैफिक नियम और वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान राहत और बचाव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्ड प्रशिक्षण दिया गया। एआरटीयू पौड़ी निखिलेश कुमार ओझा ने बताया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते परिवहन विभाग पौड़ी ने फर्स्ट रिस्पॉन्ड प्रशिक्षण का आयोजन भी किया, जिसमें वाहन चालकों के साथ साथ आम जनमानस को एसडीआरएफ की टीम ने दुर्घटना के दौरान लोगों की राहत बचाव किस तरह करनी है, इसके बारे में जानकारी दी। इसमें तो जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उस बारे में सब बताया जा रहा है कि किस तरह से आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह काम कर सकते हैं। और हमारे सभी चालक लोग जो भी वाहन स्वामी हैं, जो भी आ रखे हैं, वो इस प्रशिक्षण का पूरा लाभ लेंगे। बताएंगे अपने इनके द्वारा जो प्रशिक्षण के द्वारा जो बताया गया है उस हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होता है वो एक चालक ही होता है वहाँ पे, तो उसी के संबंध में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, जिस तरह की दुर्घटनाएं लगातार चल रही हैं, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में, तो प्रयास तो कई एंगल से चल रहा है। इन्फोर्समेंट भी चलता रहता है, हम लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। उसी में एक दुर्घटनाओं में ये होता फर्स्ट रिस्पॉन्डर मीन दुर्घटना के समय जो चाहे दुकान वाला हो, चाहे किसी वाहन चालक हो, किसी अन्य आदमी जो देख रहा है, वो जब जाता है तो पहला रिस्पांस वही देता है दुर्घटना में, चाहे हेल्प करे, उठाए, गाड़ी में बैठाए। तो उसको उस समय की दुर्घटना में क्या क्या करना होता है, क्योंकि मेडिकल रिलीफ अगर उस समय मिल जाती है तो जान बचाई जा सकती है। इस तरह का फायदा ये मिलता है कि जैसे जनहानि इसलिए होती है कि दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने में समय लग जाता है, क्योंकि उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, कैसे उसको डील करना। तो इनको सीख मिलती है, जो पहले जाता फर्स्ट रिस्पांस करता है दुर्घटना स्थल में दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति को, वो सीख जाएगा तो हम हॉस्पिटल जाने उसकी जान बचाई जाए। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए।